बागेश्वर विकास भवन सभागार में आयोजित जिला योजना की बैठक में प्रदेश की कैबिनेट एवं जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति ने विभागवार योजनाओं के परिव्यय को अनुमोदित किया। लोक निर्माण विभाग का परिव्यय 16 करोड़ 22 लाख अनुमोदन किया गया। जल संस्थान 4 करोड़ 95 लाख, जबकि पेयजल निगम के परिव्यय को 85 लाख अनुमोदित किया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि नियोजन समिति की ओर से जिले के विकास के लिए इस वर्ष 59 करोड़ 62 लाख रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है, जिससे जिले के विकास कार्यों में तेजी आएगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी ने कहा कि ये बैठक बिना तैयारी की बैठक थी, जिसमें कि सत्ता पक्ष के डीपीसी मेंबर का ही सबसे अधिक विरोध यहां पर था। साथ ही उन्होंने कहा कि 60 करोड़ की जिला योजना में 36 करोड़ पुरानी उधारी है और आज की बैठक में योजना समिति के सदस्यों की एक भी योजना को यहाँ पर प्रस्तावित नहीं किया गया। पिछली बार से 8% का परिव्यय हमने बढ़ाया है। पिछली बार हमारा 55 करोड़ के आसपास था, इस बार हमने 60 करोड़ के ऊपर परिव्यय ले गए हैं। कोशिश हमने करी है कि सबका सम्मान कर सकें, सारे जिला पंचायत सदस्यों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का, और सबकी योजनाओं को सम्मिलित किया जा सके। हमारी सबसे बड़ी समस्या रही है कि इस बार भी हमको जो प्रस्ताव आए हैं वो 360 करोड़ के प्रस्ताव आए हैं, जबकि हमारी जिला योजना सिर्फ 60 करोड़ की है। तो कोशिश हमने करी है सबके प्रस्तावों को एडजस्ट करने की। कोशिश ये भी है कि कपकोट और बागेश्वर जो है दोनों विधानसभाओं में बराबर फंड बटे और किसी का ये आरोप ना लग पाए कि हमने किसी को फेवर किया है। तो हमने जो भी फंड इस बार दिया है वो कपकोट के नाम से और बागेश्वर के नाम से किया है। 50-50% डिस्ट्रीब्यूट करके दिया है दोनों विधानसभा को। जनहित की योजना है। हमने फॉरेस्ट में हमने थोड़ा परिव्यय बढ़ाया है, हमने पशुपालन में परिव्यय बढ़ाया है, हमने मत्स्य पालन में परिव्यय बढ़ाया है, हमने दुग्ध विकास में परिव्यय बढ़ाया है, शिक्षा का हमने थोड़ा बढ़ाया है। तो जो रोजगार परक योजनाएं हैं हमने उस पर फोकस किया है और कोशिश यही किया है कि जो हमारे बागेश्वर के युवा हैं, जो हमारे किसान हैं, हमारी मातृशक्ति हैं, इनको हम लोग रोजगार से कैसे जोड़ें उस पर हमने फोकस किया। कि आज बैठक जो यहाँ पर प्रस्तावित हुई, एक तो बगैर तैयारी की बैठक मैं इसको कहूंगा। कोई भी तैयारियां पूर्व में नहीं थी, जिससे यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक, सत्ता पक्ष के लोगों का, जो सत्ता पक्ष के डीपीसी मेंबर हैं, उन्हीं का विरोध सबसे ज्यादा यहाँ पर को था। और जिस तरीके से देखा, यदि अगर इस तरीके को देखा जाए तो जिस मद में है अभी 60 करोड़ की जिला योजना में 36 करोड़ तो पुराने उधारी है और ऊपर से योजनाएं जो जिला योजना समिति के माननीय सदस्यगण थे उनकी एक भी योजना इसमें प्रस्तावित नहीं की गई। और जिस तरीके से आक्रोश था लोगों के अंदर, वो माननीय प्रभारी मंत्री जी ने माना भी है और भविष्य में निर्देशित भी किया है कि इन योजनाओं को तुरंत आप ठीक से करें। और परिपक्वतापूर्ण उदाहरण के तौर पर उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से योजनाओं को सम्मिलित करना चाहिए था, उस तरह से कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इस योजनाओं को सम्मिलित करने में नाकाम रहा है। सड़क सुरक्षा को लेकर राजधानी देहरादून के आरटीओ कार्यालय में आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। वहीं इस बात पर शैलेश तिवारी ने कहा कि प्रवर्तन का मूल्यांकन करना हमारा मुख्य उद्देश्य है और चारधाम यात्रा के दौरान लगातार हमारा प्रयास है कि दुर्घटनाएं कम से कम हो, लेकिन अभी तक उसमें सफल नहीं हो पाए हैं, जिसके लिए बैठक हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि पैसेंजर वाहनों में ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटनाएं होती हैं तो उस पर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हम ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर रहे हैं। अभी हमने एक बैठक ली थी पूरे संभाग की, इसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स थे परिवहन विभाग के। हमारा मेन पर्पस था कि जो इन्फोर्समेंट है वो कैसा चल रहा है उसका मूल्यांकन करना हमारा मेन पर्पस था। बीच में देखा होगा आपने कि चारधाम यात्रा भी चल रही है, कई दुर्घटनाएं भी बीच में हुई हैं, तो इसको लेकर के भी परिवहन विभाग बहुत सजग है। हमारा पूरा प्रयास है कि दुर्घटना को एकदम कम से कम किया जाए और जीरो एक्सीडेंट की तरफ हम लोग बढ़ने के लिए मतलब हमारा प्रयास है, लेकिन हम लोग अभी तक सफल नहीं हो पाए। तो हमने बैठक ली कि हमें इसमें क्या क्या हमारा नया अप्रोच होना चाहिए, कैसे हमें काम करना होगा, इन्फोर्समेंट कहाँ बढ़ानी है। कुछ चीज़ों पे हम लोगों ने फोकस किया है, जैसे ओवरलोडिंग। पैसेंजर व्हीकल में ओवरलोडिंग कई बार देखने में आता है कि दुर्घटना का कारण बनता है, तो उसमें ओवरलोडिंग पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और साथ साथ उसमें हम लोग लाइसेंस भी निरस्त करने की, जो सस्पेंड करने की कार्रवाई होती है वो भी हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात, कई बार ओवर स्पीडिंग भी देखने को मिलता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी कई बार ओवर स्पीडिंग देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ देखा होगा ढाल होता है, अगर आप सही ढंग से नहीं चलाओगे तो स्पीड बढ़ जाती है। तो उसमें ड्राइवर को चाहिए कि जो लिमिटेड जो नियत स्पीड का लिमिट है उसी के आधार पे वो वाहन का संचालन करे। तेज़ गति से वाहन पे नियंत्रण रख पाना मुश्किल होता है। और थर्ड, हम लोगों ने एक नया चीज़ किया है कि हम लोग रोड पे भी गाड़ियों की फिटनेस चेक कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ साल भर पहले फिटनेस करवाया है, उसके बाद गाड़ी की स्थिति क्या है, अगर उसमें कुछ कमी आती है
तो हम लोग RI के साथ में हमारे ARTO चेकिंग करेंगे और उसमें कमी पाई जाएगी तो हम लोग फिटनेस कैंसिल भी करेंगे। तो हमारा जो मेन पर्पस है कि ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और जो सारे नियम कानून हैं, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड होने चाहिए गाड़ियों में, लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस अगर कमर्शियल व्हीकल है तो हिल इंडोर्स होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने कल बैठक ली थी और हमने कई गाइडलाइन जारी किए हैं प्रवर्तन अधिकारियों के लिए। यूनियन बैंक की ओर से रिटेल एक्सपो 2024 का कार्यक्रम लॉर्ड वेंकटेश्वर कल्याण में रखा गया, जिसमें यूनियन बैंक की ओर से अपने कस्टमर्स को सुविधा देने के लिए लोन जो वो कंपनी से लेंगे, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे होम लोन हो या फिर किसी प्रकार का लोन हो, वो कम प्रतिशत इंटरेस्ट पर यूनियन बैंक अपने कस्टमर को देगा, जिससे लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि ज्यादातर बैंक इंटरेस्ट लोन खासकर एजुकेशन लोन पर काफी ज्यादा होता है। ऐसे में यूनियन बैंक हर प्रकार के लोन जो कस्टमर लेंगे वो कम प्रतिशत पर होगा, जिससे कि लोगों को काफी फायदा मिलेगा। यूनियन बैंक आज के डेट में आज ऑल इंडिया में ये रिटेल एक्सपो कर रहा है। इसका ज़्यादा फ़ायदा कस्टमर को है। अभी आप देखेंगे कि एक यहाँ पे कितनी वेरिएंट की गाड़ियाँ हैं, कितने मॉडल्स हैं। यदि कस्टमर एक गाड़ी खरीदने जाता है तो दूसरी चॉइस के लिए उसको दूसरे डीलर पे जाना पड़ेगा, तो उस समय उसका बच जाता है। और गाड़ी के साथ में यहाँ पे उनके एक्सपर्ट भी रहते हैं और यदि उनको फाइनेंस करवाना है तो अपनी बैंक की पूरी टीम यहाँ पे रहती है। तो बेनिफिट दोनों को है, बैंक को बिजनेस मिलता है और कस्टमर को उनकी चॉइस मिलती है और उनका समय बच जाता है। जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है हमारी बहुत तेज़ी से, उसमें बैंक्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये भी आप देख रहे हैं कि प्राइवेट बैंक्स भी आ रहे हैं, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हैं, बहुत अच्छी तरह से कम्पीट कर रहे हैं। कभी लगता था लोगों को कि पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं वो प्राइवेट बैंक्स के आगे बहुत मुश्किल होगी उनको, लेकिन बहुत अच्छी तरह से कम्पीट कर रहे हैं। बहुत अच्छा ग्रोथ हो रही है सारे दोनों सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में भी और प्राइवेट बैंक्स में भी। तो एक हेल्दी कंपटीशन है अमंग्स बैंक, और इस तरह के जो इनिशिएटिव होते हैं वो कस्टमर्स को, बैंक के ऑफिसर्स को एक साथ लेके आते हैं। उनके जो इश्यूज़ हैं या कोई और उनको जानकारी चाहिए वो भी सॉल्व हो जाती है। प्लस ये भी पता लगता है कि एक ही बैंक के कितने वैरायटी ऑफ कस्टमर्स हैं, कितनी तरह के सर्विसेज हैं जिनको आपके जो कस्टमर हैं वो केटर कर रहे हैं सोसाइटी में। तो इससे जो आम लोग हैं उनको भी फ़ायदा होगा और बैंक्स के जितने भी कस्टमर्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र करण सिंह नंगनियाल की ओर से मुख्यालय पौड़ी स्थित परिक्षेत्रीय कार्यालय में जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारी के साथ अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस मुख्यालय एवं परिक्षेत्रीय स्तर पर चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा करते हुए सभी पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारियों को चल रहे अभियानों में तेजी लाने तथा संबंधित प्रभारियों को अभियानों के क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कोतवाली कोटद्वार, श्रीनगर तथा लक्ष्मण झूला की लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। बेसिकली ये अपराध गोष्ठी थी हमारे जनपद के समस्त जो थानाध्यक्ष है, 14 थाना और सर्किल ऑफिसर, CFO, साथ ही हमारे एडिशनल SP और SSP सभी मौजूद थे अभी क्राइम मीटिंग में। तो बेसिकली जो हमारे वांछित है उनकी गिरफ्तारी किया जाए। जो इनामी है यदि लंबे समय से नहीं पकड़ा जा रहा है तो उसमें इनाम बढ़ाने की कार्रवाई किया जाए। साथ ही जो तफ्तीश है, मैं देख रहा हूँ 1 साल से ज्यादा करीब 5 विवेचनाएं लंबित है, तो बताया गया कि उसमें 2 निस्तारित हो गया, 3 अभी लंबित है, तो उनको तेजी से निस्तारित करने के लिए आदेशित किया गया। साथ ही वेरिफिकेशन, जो किराएदार है, श्रमिक है, बाहर से आते हैं लोग, बाहरी लोगों का, फेरी वाले हैं, इन सब का सत्यापन किया जाए। यदि मकान मालिक बिना पुलिस के संज्ञान में लाए, बिना सत्यापन कराए किराएदार रखता तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए। साथ ही क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ड्रग फ्री 2025 का नारा दिया है, तो उसको सार्थक बनाने के लिए सारे थानाध्यक्ष, यहाँ की जमीनी स्तर पर जो हमारे बीट कांस्टेबल है, अधिकारी है, COs है, SSP है, सबकी महती भूमिका है। तो इन सबको कहा गया कि आप अधिक से अधिक कार्रवाई करें और जो भी कोई इंफॉर्मेशन देता है उनके नाम को सीक्रेट रखते हुए अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाए। मैं देख रहा हूँ काफी कार्रवाइयां हुई है, फिर भी इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। पुलिस अधिकारी का ये उत्तरदायित्व है, जो भी कोई सूचना उसको मिले
सूचना देने वाले को बिल्कुल गोपनीय रख कर ही काम करना चाहिए, ताकि तभी पब्लिक का विश्वास भी होता है, सूचना देने वाले को विश्वास भी होता है कि मुझे जो है पब्लिक डोमेन में नहीं लाएंगे, और अधिक से अधिक सूचना देखकर वो जो इस तरह के अपराध को रोकने में अपनी भूमिका निभाता है। तो इस तरह से मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जो भी कोई सूचना आपको देता है उसकी गोपनीय रखा जाए और कार्रवाई इसमें जरूर करे, ताकि उस व्यक्ति का जो सूचना देता है समाज के हित में, तो उसकी विश्वास जो है पुलिस व्यवस्था पर और पड़े। क्योंकि हमारे जो पब्लिक है एक्चुअल में ये सादे ड्रेस में पुलिस ही है, इनकी जागरूक होना जरूरी है और इनके द्वारा जो सूचना दिया जाएगा कार्रवाई की जाएगी। हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और लेखक पद्मश्री टॉम अल्टर को शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में शहीद स्थल झूला घर पर दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और मसूरी के लिए उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर वक्ताओं ने सरकार से मांग की कि मसूरी के महापुरुषों का एक संग्रहालय बनाया जाए, जहां पर उनकी जीवनी को संरक्षित कर उनकी ओर से किए गए कार्यों को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। मसूरी में रस्किन बॉन्ड, मुनीश्वर पांडे, नंद किशोर बम्बू, विक्टर बैनर्जी जैसे कई महान शख्सियत रहते हैं जिन्हें यहाँ से बहुत प्रेम है। आज हम सब ने मिलकर मसूरी की जो आन बान शान और मसूरी की एक ऐसी शख्सियत जिनका मसूरी से जिनका पैदाइशी मसूरी से है, 1950 22 जून को वो मसूरी में पैदा हुए और 29 सितंबर 2017 को उनकी मृत्यु हुई। आज उनका 74 वर्ष उनको पूरे हो चुके हैं जन्म का और 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। ऐसी शख्सियतों को हमें लगातार याद करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। वो एक जाने माने फिल्म अभिनेता थे, लेखक थे और मसूरी के लिए तो उनका विशेष योगदान रहा है, क्योंकि वो मसूरी में ही पढ़े लिखे हैं, वुडस्टॉक स्कूल में पढ़े लिखे हैं। लगातार यहीं के लोग उनके मित्र हैं, खेल भी उनके साथ खेला है और लगातार जब भी कोई सरकार रही तो उनसे खेल मैदान की भी मांग की है मसूरी के लिए। और मसूरी का जब हेरिटेज घंटाघर जब तोड़ा गया था तो उसको पुनः स्थापित करने के लिए भी उन्होंने एक दिन का मौन व्रत रखा था। तो वो मसूरी के समसामयिक विषयों पर भी लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हमें समय समय पर याद करना चाहिए, जिससे आने वाले युवाओं को कम से कम ये तो पता हो कि मसूरी में भी जैसे नंद किशोर बम्बू जी हैं, रस्किन बॉन्ड जी हैं, टॉम अल्टर जी है, मुनीश्वर पांडे जी है, विक्टर बैनर्जी का भी खासा लगाव मसूरी से है, मसूरी में उनका घर है। तो कई ऐसी शख्सियतें हैं जो मसूरी में रहती हैं। तो जब तक हम उनको समय समय पर याद नहीं करेंगे तो आने वाले युवाओं को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी। जिस शहीद स्थल पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर एक म्यूज़ियम बनना था। ऐसी शख्सियतों की जो मसूरी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी वहाँ पर निशानियाँ रखी जानी थी। मसूरी से जुड़े हुए जो क्षेत्र है उनकी जो पहाड़ की संस्कृति है वो रखी जानी चाहिए थी। उत्तराखंड के आंदोलन से जुड़े लोग थे उनकी वो जो निशानियाँ थे उनको वहाँ रखा जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो कई मुख्यमंत्री आए और कई बार घोषणा हो गई है म्यूज़ियम की। नगर पालिका ने भी यहाँ पर शायद म्यूज़ियम के लिए कुछ पास किया था, वो भी कुछ किसी और चीज़ में तब्दील हो गया। तो म्यूज़ियम का तो यहाँ पर आधार तक नहीं रखा गया अभी। तो मेरी तो शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध होगा कि मसूरी शहीद स्थल पर एक म्यूज़ियम का निर्माण किया जाए, जहाँ पर मसूरी के जो प्रसिद्ध लोग हैं, जो मसूरी से जो जुड़े लोग हैं, जिन्होंने मसूरी का नाम देश विदेश तक पहुँचाया है, ऐसे लोगों का संग्रह मसूरी के इस म्यूज़ियम में रखा जाना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।